तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। तेमारी और कंकरों डर से कांप रहे थे उस राक्षस को घूरते हुए जिसने अभी अभी उनके छोटे भाई पर बेरहमी से हमला किया था। बाकी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। नारुतो की खून की प्यास ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया था। इसके सामने गारा की खून की प्यास एक हल्की हवा जैसी लग रही थी। वे गारा को उस सुनहरे बालों वाले लड़के के पास से हटाना चाहते थे, इस उम्मीद में कि वो आक्रमण में अपनी भूमिका निभा सके। लेकिन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कोई भी कोशिश की तो नारुतो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनकी घबराहट और झिझक को भांपते हुए नारुतो ने उन्हें चुनौती भरी मुस्कान दी, मानो उन्हें उकसा रहा हो कि वे कुछ करें। कुनाई के टकराने और विस्फोटों की आवाज़ों से पूरा गांव गूंज रहा था, मानो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हों। लेकिन नारुतो उन्हें अपनी मनमानी करने देने के मूड में नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया से भी तेज उसने 3 हस्त मुद्राएं बनाई और फिर अपना हाथ जमीन पर जोर से पटका। ग्याकू कुचियों से नो जुत्सु। गारा के शरीर पर मकड़ी के जाले की तरह कांजी अक्षर फैल गए और वह धुएं के एक झटके में गायब हो गया। नारुतो के रिवर्स समनिंग का असर दिखने लगा। गारा, तेमारी ने अपने छोटे भाई को न जाने कहाँ गायब होते देख संकट में चिल्लाया। माफ करना गारा, अभी फोन पर बात नहीं कर सकता। क्या मैं कोई संदेश ले सकता हूँ? नारुतो ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। तेमारी का शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था, दोनों भावनाएं उसके अंदर आपस में लड़ रही थीं। वो उस कमीने को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय वह अपना आपा नहीं खो सकती। गारा की सुरक्षा दांव पर लगी थी। उनके इस हमले में कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं हो रहा था। उनकी चालों को भांप लिया गया था और उनका सटीक जवाब दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोनोहा को उनकी योजनाओं का पता चल गया था और उन्हें नाकाम करने के लिए उन्होंने इंतजाम कर रखे थे। इसलिए भले ही वो नारुतो से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें पहले गारा को ढूंढना होगा। उसे नहीं पता था कि उस गोरे लड़के ने उसे कहाँ भेजा है, लेकिन इस युद्ध में उनका अस्तित्व गारा की भागीदारी पर निर्भर था। उसने चुपचाप कंकरों और बाकी की ओर इशारा किया, उन्हें पीछे हटने का संकेत दिया। अपने सामने खड़े उस गोरे लड़के से नजरें हटाए बिना, जो अभी भी उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे कोई मनोरंजक तमाशा हो, वे तीनों तेजी से पीछे हट गए। उन्हें पीछे हटते देख नारुतो को बहुत मजा आ रहा था। वह जानता था कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और यही बात इसे और भी मज़ेदार बना रही थी क्योंकि उसने ही गारा को सम्मनिंग लोक में, विशेष रूप से कित्सुने कबीले के क्षेत्र में भेजा था। वे जीवन भर उसे खोजते रह सकते थे, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाते, जब तक कि नारुतो खुद न चाहे कि वे उसे ढूंढें। अब जब सबसे बड़ी समस्या हल हो चुकी थी, नारुतो ने अपनी नज़रें स्टेडियम में चल रहे विभिन्न दृश्यों पर टिका दीं। जोनिन, ओटोनिन और सुनानिन की बाढ़ के सामने डटे हुए थे। ज्यादातर नौसिखिए जैनजुत्सु के जाल में फंस गए थे, केवल सकुरा, सासुके और हिनता ही अपवाद थे। उसे हिनता की ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि काकाशी और गाय आसपास ही थे, लेकिन हिनता की हालत खराब थी। नेजी के साथ लड़ाई में घायल होने के कारण उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी और कीबा के बेहोश होने से वह बच नहीं पा रही थी। नारुतो उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। उसे उस युवा उत्तराधिकारी से विशेष लगाव था और वह ये सुनिश्चित करेगा कि वह उसके इस युद्ध में बच जाए। केज बुनशिन नो जुत्सु। उसके स्थान से धुएं का एक बड़ा गुबार उठा और सैकड़ों नारुतो क्लोन बन गए, जिनमें से हर एक एक्शन के लिए बेताब था। उसने उनमें से 3 को हिनता और किबा की निगरानी और सुरक्षा करने का निर्देश दिया। बाकी क्लोन जानते थे कि उन्हें क्या करना है, और वे अलग अलग दिशाओं में गांव के अलग अलग स्थानों की ओर चल पड़े। असली नारुतो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और एक इमारत की छत पर दिखाई देने वाले पारदर्शी बैंगनी रंग के बक्से को निहारता रहा। उसने उस तकनीक को शिशी इंजन के रूप में पहचाना। वाकई यह एक पेचीदा सुरक्षा कवच था। वो इस बात से प्रभावित था कि ओरोचिमारू के पास इसे अंजाम देने के लिए पर्याप्त लोग थे। उसने सोचा कि क्या उसे उस बूढ़े बंदर की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उम्र चाहे जो भी हो, वह होकागे था, और इसका एक कारण था। वह जानता था कि वह आदमी उसके पूर्व छात्र का आसानी से सामना कर सकता है। नारुतो द्वारा ओरोचिमारू के लिए छोड़े गए एक छोटे से अप्रिय आश्चर्य ने भी उसके फैसले में मदद की। वो बूढ़ा आदमी ठीक रहेगा। फिलहाल यहाँ कई लक्ष्य मौजूद थे। हर कोई मारे जाने के लिए बेताब था। उसके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर खून की प्यास से भरी एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। पास खड़े कुछ शिनोबी उसके चेहरे के भाव और उससे झलकती खून की प्यास को देखकर डर से पीछे हट गए। अच्छा क्यू-चान, यहाँ बहुत सारा ताज़ा मांस उपलब्ध है। क्या कहते हो, हम इस भोजन में शामिल हों और उम्मीद है कि तुम्हारी उस भयानक रक्त पिपासा को शांत कर सकें। नारुतो ने चुटकी ली। ऐसा मत जताओ कि खून खराबे की संभावना से सिर्फ मैं ही उत्साहित हो रही हूँ। इस मामले में तो तुम मुझसे भी बदतर हो, उसने पलटकर जवाब दिया। ये सुनकर नारुतो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह उससे असहमत नहीं था।
उसने फैसला किया कि उसने दुश्मन को बढ़त देने में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। अब अपने शिकार का पीछा करने का समय था। दृश्य परिवर्तन। हिनता का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैनजुत्सु से बचने में वह काफ़ी चतुर थी, लेकिन अब वह सोच रही थी कि क्या बेहतर होता अगर वह उसे सुला देती। वो इस समय 5 ओटोनिन से घिरी हुई थी और सभी उसे घृणा से घूर रहे थे। कीबा किसी काम का नहीं था क्योंकि वह भी जैनजोत्सु का शिकार हो गया था और उसके बगल में बेहोश पड़ा था। अकामारू की भी हालत अपने मालिक जैसी ही थी। उसके आसपास कोई कोनोहो निन नहीं था और उसके पिता और युगा कबीले के बाकी लोग गायब हो गए थे, उसे अकेला छोड़कर। वह कहना चाहेगी कि उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन ये तो अपेक्षित ही था। इससे उसके अपने चुने हुए रास्ते पर चलने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। हालांकि ये भविष्य की बात थी, अगर वह कभी वहां तक पहुंच भी पाए। फिलहाल उसके विकल्प अच्छे नहीं दिख रहे थे। वह उनसे लड़ने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन नेजी के साथ लड़ाई के कारण उसका शरीर अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसकी इस हालत में एक छोटा बच्चा भी शायद उससे बेहतर प्रतिरोध कर पाता। वह मदद आने तक इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं थे क्योंकि वो अस्पताल से आई थी जहां ऐसी चीजें रखने की अनुमति नहीं थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई उस तक पहुंच सकता है। दूसरा विकल्प, और इस समय सबसे बेहतर विकल्प, था अपनी जान ले लेना। ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन जिस तरह से ये लोग उसे घूर रहे थे उससे उसे यकीन हो गया था कि वह उनकी योजना से बेहतर मौत को चुनेगी। इसके अलावा वह अपनी पवित्रता को ऐसी गंदगी से दूषित नहीं होने देना चाहती थी। उसका शरीर उसके नारुतो समा का था, केवल वही उसके साथ संबंध बनाने के लिए अधिकृत था, इसलिए वो इन कचरे के टुकड़ों को उसके शरीर का अपमान करने देने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसने अपना हाथ कनपटी की ओर उठाया, मानो वो ज्यूकेन से अपने दिमाग को बंद करने की कोशिश कर रही हो। तभी एक ओटोनिन का सिर उसके कंधों से अलग हो गया। बाकी 4 लोग इस घटना को देखकर सदमे में थे और उन्हें जवाबी हमला करने का ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि वे एक एक करके मारे गए। उनमें से एक का शरीर बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरे की गर्दन टूट गई। चौथे सदस्य के दिमाग में कुनाई घुस गई और तीसरे सदस्य को पीछे से सीने में एक हाथ का वार महसूस हुआ। वो कुछ सेकंड के लिए जीवित रहा, बस इतना कि वह अपने धड़कते दिल को उस हाथ में देख सके जिसने उसके सीने को चीर दिया था। हिनता तीनों नारुतो क्लोन्स को अपने ऊपर लगे खून को पोंछते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो उठी। उसे ये देखकर थोड़ी खुशी हुई कि उसने उसकी रक्षा के लिए कितनी हद तक कोशिश की। वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वो उसकी परवाह करता था। वो उसकी रक्षा करना चाहता था। इन विचारों से उसका शरीर गर्म हो उठा। न नारुतो समा, उसने धीरे से कहा, उसके शर्माते हुए चेहरे पर एक चंचल भाव था। यो, हिनता चान, बॉस ने हमें तुम्हारी देखभाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि कुछ भी न हो। क्लोनों में से एक ने कहा, जिससे हिनता की उम्मीदें पुष्ट हो गईं। अपने क्लोन के मुंह से ये शब्द सुनकर हिनता का शरीर खुशी से कांप उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्लोन एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। उस अजीब लड़की के इस व्यवहार को देखकर वे हैरान थे। वो ये भी चाहते थे कि हम ये सुनिश्चित करें कि पिस्सू से ग्रस्त व आवारा कुत्ता मारा न जाए। उसी क्लोन ने कंधे उचकाते हुए कहा, बेशक, हम अकामारू का भी ख्याल रखेंगे। किबा पर अकामारू के ताने पर हिनता बस हंस पड़ी। ऐसा लगता था कि उन दोनों के बीच यह एक आम बहस थी। हिनता को ये काफी मजेदार लगता था, खासकर जिस तरह अकामारू अक्सर नारुतो की बात से सहमत हो जाता था, जो उसकी तारीफ करता था और उसे नाश्ता देकर चुप करा देता था, जिससे किबा को बहुत चिढ़ होती थी। हमें अब चलना चाहिए। क्या हम आपको युगा परिसर तक छोड़ दें, हिमे? दूसरे क्लोन ने पूछा। इस तरह संबोधित किए जाने पर हिनता शर्मा गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। वे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी मेरा उनके साथ रहने का मन नहीं है, हिनता ने जवाब दिया। बोलते समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह जानती थी कि नारुतो से ऐसा कहने के क्या परिणाम होंगे, भले ही वे सिर्फ उसके क्लोन ही क्यों ना हों। यह उसकी जानबूझकर की गई चाल थी। जिस तरह उन तीनों ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उससे साफ था कि वे उसके कबीले की हरकतों से नाराज थे। वह जानती थी कि इस बात की पूरी संभावना है कि नारुतो को उसकी वजह से चुपचाप और अपमानजनक बदला मिलेगा। इस सोच से ही वो असीम आनंद से भर गई। उसने सोचा कि क्या उसमें कुछ गंभीर गड़बड़ है, लेकिन नारुतो के सुंदर चेहरे को देखकर उन तीनों ने फैसला किया कि अगर उसके बारे में ऐसा महसूस करना गलत है, तो वह सही नहीं होना चाहती। क्लोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, सूना का ये छोटा मोटा नखरा शांत होने तक हम तुम्हें बॉस के निजी प्रशिक्षण मैदान में ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, पहले नारुतो क्लोन ने सख्ती से कहा। उसकी आंखों में व्याप्त बेजान भाव और उसके शरीर का हिंसक रूप से कांपना उन तीनों के लिए ये संकेत होना चाहिए था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने तय किया कि यह उनकी समस्या नहीं है। उन्होंने उसकी विचित्रता से निपटने का जिम्मा मूल व्यक्ति पर छोड़ दिया।
ये देखकर कि उनके तीनों लक्ष्य ज्यादा चल फिर नहीं सकते, उन्होंने अचानक हमला करने का फैसला किया। तीसरे क्लोन ने अकामारू को उठाया और उसे प्यार से अपनी बाहों में थाम लिया। दूसरे क्लोन ने कीबा को अपने कंधों पर लाद लिया और रास्ते में उन दोनों को इनुजुका परिसर में छोड़ने का इरादा किया। तीसरे क्लोन ने हिनता को गोद में उठा लिया, जिससे उसके मुंह से एक प्यारी सी ईप की आवाज निकली, और उसे दुल्हन की तरह थाम लिया, जिससे लड़की को शर्मिंदगी और खुशी दोनों महसूस हुई। ठीक है, चलो चलते हैं, उसने आदेश दिया और वे तीनों कोनोहा के मुख्य जिलों की ओर चल पड़े। दृश्य परिवर्तन। सामने के दुश्मनों को देखते हुए इरुका हौंफ रहा था। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि उसे और उसके साथियों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। वो पाठ के बीच में था जब धमाकों से पूरा गांव हिल गया और अकादमी को घेर लिया गया। ओटो निन्स की बाढ़ आ गई। चूनिन स्टाफ की सूझबूझ से ही बच्चों को खतरे से बचाया जा सका। 4 चूनिन्स ने तुरंत बच्चों को घेर लिया, लेकिन ये सुरक्षा कवच मजबूत नहीं था। कुछ जोरदार वार से ही यह टूट सकता था। उनका काम था कि वे यथासंभव देर तक डटे रहें। वो चारों ओर हो रही लड़ाइयों की आवाज़ें सुन सकता था और जानता था कि दुश्मन की भारी संख्या के कारण कई शिनोबी फंस गए थे। इसका मतलब था कि वे मदद के लिए ज़्यादा सैनिकों के आने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उसे पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वह ये भी जानता था कि शिक्षक एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से शिक्षक होने के नाते उनके कौशल में थोड़ी कमी आ गई थी। वह अपनी सर्वोत्तम युद्ध क्षमता में नहीं था और वह जानता था कि उसके साथियों की भी यही हालत थी। अगर वो इस युद्ध में बच गया तो वह निश्चित रूप से फिर से गहन प्रशिक्षण शुरू करेगा। शायद वह अपने पसंदीदा छात्र के साथ जुड़ सके। उसने सुना था कि नारुतो का प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत कठिन होता है। उनकी तरफ से कुछ सैनिक हताहत हो चुके थे, लेकिन वे दुश्मन को मुश्किल से ही कोई नुकसान पहुंचा पाए थे। कहीं कहीं कुछ अच्छे वार हुए थे, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। सच कहूं तो वह अब उम्मीद खोने लगा था। अगर वो असफल हो गया तो उसके प्यारे छात्रों का क्या होगा, यही सोचकर वह आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था और उसका दिमाग होश में रहने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी चक्र शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी और अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो उन सब का अंत हो जाएगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। जैसे ही उसका शरीर शांत हुआ, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फ्यूटन, कामी ओरोशी। तेज हवाओं का एक प्रचंड झोंका ओटो निन के एक बड़े हिस्से को चीरता हुआ गुजरा। तभी नारुतो के 4 क्लोन इरुका और बाकी शिक्षकों के सामने आ गिरे। इरुका ने अपने प्रिय छात्र को देखकर राहत की सांस ली, हालांकि वह ये बात कभी खुलकर नहीं कहेंगे। उन्हें बैरियर के भीतर से कोनोहामारू कोर के सदस्यों की अपने बॉस के आने पर जोरदार जयकार सुनाई दे रही थी। इरुका सेंसेई, आपकी हालत बहुत खराब है। दिन भर आलस करने और अभ्यास न करने का यही नतीजा होता है। नारुतो के सबसे आगे वाले क्लोन ने चेहरे पर बेफिक्री भरी मुस्कान के साथ उनसे कहा। इस छोटे बदमाश की इस हरकत पर इरुका का माथा बुरी तरह दुखने लगा। पिछले कुछ महीनों में वह नारुतो से इतना दूर रहे थे कि भूल ही गए थे कि वह कितना उद्दंड बच्चा हो सकता है। फिर भी वो मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें नारुतो किसी और तरह से पसंद नहीं था। ठीक है बच्चों, हमारे पास कुछ ओटो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने हमारी अकादमी पर हमला करने का सोचा। उन्हें बेरहमी से खत्म कर दो, उन्होंने आदेश दिया और अपनी जगह से गायब होकर बैरियर के पास प्रकट हो गए। उन्होंने उसमें और चक्रा प्रवाहित किया और उसे और मजबूत बना दिया। इससे बैरियर के अंदर और बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बच्चे देखें कि आगे क्या होने वाला है। अरे बदमाश! नारुतो के जुत्सु से हुए नुकसान को देखकर एक ओटो निन चिल्ला उठा। यह नए हमले का संकेत था, क्योंकि ओटो निन और भी जोर से आगे बढ़े, अपने नुकसान की परवाह किए बिना जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी विफलता निश्चित थी, क्योंकि नारुतो के प्रत्येक क्लोन ने अपने किमोनो के किनारे पर लगे भंडारण सील को सक्रिय कर दिया और अपनी तलवारें खोलकर बेनिहिमे को पूरी शान से लहराया। फ्यूटन, काजेकिरी, उन चारों ने कहा, और पहले से ही बेहद तेज धार वाले ब्लेड को फूटन चक्र की एक और भी तेज परत से ढक दिया। इससे बेनिहिमे की काटने की शक्ति दैवीय स्तर तक बढ़ गई। चारों ने शैतानी मुस्कान बिखेरी और अपनी हत्या की मंशा को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए हरकत में आ गए। उन्होंने भयानक आसानी से दुश्मन की सेना को चीर डाला। उनकी तलवारें मांस और हड्डियों को ऐसे काट रही थीं जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। आंगन खून से लथपथ था, शरीर के अंग हवा में उड़ रहे थे, जमीन पर बिखरे पड़े थे, क्योंकि नारुतो के चारों क्लोन पूरी तरह तालमेल बिठाकर अपने दुश्मनों का नरसंहार कर रहे थे। ओटो निन ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन वे अपने साथियों की बेरहमी से हो रही इस हिंसा और जीवन के प्रति अनादर को देखकर इतने स्तब्ध थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस काट छांट हो रही थी, सिर लुढ़क रहे थे और अंग शरीर से अलग हो रहे थे। इस दृश्य में एक भयावह सुंदरता थी, जिसे देखने वाले गवाह बन सकते थे। वे लोग जो हिम्मत रख सकते थे,
जो दृश्य वो देख रहा था उसे देखकर इरुका को उल्टी रोकने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वो मृत्यु और हिंसा से अनजान नहीं था, फिर भी उस मिलनसार सुनहरे बालों वाले लड़के को इस तरह बेरहमी से खून खराबा करते देखना उसके लिए चौंकाने वाला था। हमेशा क्लास बंक करने वाले उस शरारती लड़के और उस बेरहम कुशल हत्यारे के बीच के अंतर को समझना उसके लिए मुश्किल था। और ये तो सिर्फ उसके क्लोन थे। एक तरफ तो वो भयभीत था, वहीं दूसरी तरफ उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा था। ये जानकर उसे सुखद और दुखद दोनों तरह का एहसास हो रहा था कि उसने नारुतो को एक और ओटो निन को 2 टुकड़ों में काटते हुए देखकर अच्छा काम किया है। यही वो चीज़ थी जिसके लिए उसने नारुतो और अपने सभी छात्रों को प्रशिक्षित किया था। अपने गांव की रक्षा के लिए कुशल हत्यारे, इसके बारे में सैद्धांतिक रूप से जानना एक बात थी और इसे होते हुए देखना बिल्कुल अलग। उसने बाद में नारुतो से इस बारे में बात करने का मन बना लिया। वो नहीं चाहता था कि वह लड़का कोई भावनाहीन हत्यारा बन जाए। जैसे ही आखिरी दुश्मन गिरा, हर क्लोन ने अपने शिकार के कब्जों पर अपनी तलवारों के निशान तब तक पोंछे जब तक कि खून पूरी तरह साफ न हो जाए। उनमें से 3 ने संभावित दुश्मनों पर पैनी नजर रखी, जबकि चौथा इरुका की ओर चल पड़ा। क्या अकादमी सप्ताह में एक बार किसी प्रकार का निकासी अभ्यास नहीं करती? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी स्थितियों के लिए आसपास ही कोई बंकर है, उसने पूछा। इरुका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम वहां जा ही रहे थे कि हम पर हमला हो गया। हम बच्चों को ले जाने और दुश्मन से लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम थी, उसने समझाया। नारुतो के क्लोन ने बदले में हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, निकासी जारी रखो। हम तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में न आए। तुम बस उन बदतमीज बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने पर ध्यान दो और दुश्मन को हम पर छोड़ दो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपना अंगूठा बैरियर की ओर इशारा किया। इरुका ने उस गोरे लड़के पर झुंझलाहट से सिर हिलाया, लेकिन ये देखकर खुश हुआ कि उसमें अभी भी वो पुरानी आक्रामकता बाकी थी जिसने उसे इतना उपद्रवी बना दिया था। उच्च पद और अनुभव होने के बावजूद उसने नारुतो के आदेशों का पालन किया। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि वह देख सकता था कि उसका पुराना शिष्य उससे आगे निकल चुका है। ये देखकर उसका सीना गर्व से फूल गया। ये सब खत्म होने के बाद वह उस शरारती लड़के को रामेन खिलाने जरूर ले जाएगा और उसकी कहानी सुनेगा। दृश्य परिवर्तन। कोनोहा में हर जगह ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। नारुतो के क्लोन अक्सर दुश्मन को भारी ताकत से कुचल रहे थे, कभी कभी चालाकी से जाल बिछाकर तो कभी आत्मघाती हमले करके। फिर भी इससे दुश्मन की संख्या कम करने में मदद मिली और गांव के जोनिन और एनबू को ओटो और सुनानिन को एक एक करके खत्म करने का मौका मिल गया। संख्या बल के बिना वे दुश्मन के इलाके में बिल्कुल आसान शिकार बन जाते। ये सिर्फ नारुतो ही नहीं था, विभिन्न कुल प्रमुख आगे बढ़कर दुश्मनों को धड़ाधड़ समेट रहे थे। गाई और काकाशी जैसे वरिष्ठ जोनिन, असुमा, कुरनाई और अनको जैसे योद्धाओं के साथ मिलकर दुश्मन की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। छत पर खड़े होकर सैंडाइम इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। अपने चहेते सुनहरे बालों वाले सुनाडे को मत बताना कि उन्होंने ऐसा कहा को इस युद्ध का रुख बदलते देख उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। नारुतो पिछले कुछ महीनों में सचमुच बड़ा हो गया था। उन्हें थोड़ा दुख हुआ, ये जानते हुए कि शायद वे उसे उस मुकाम तक पहुंचते हुए नहीं देख पाएंगे जहां वो बड़ा होकर होकागे बनेगा। सरुतोबी हिरुज़ेन ने इस युद्ध में मरने का निश्चय कर लिया था। वे जानते थे कि अब वे उतने जवान नहीं रहे और वर्षों में उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। अपने शिष्य को हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। वे वर्षों पहले की अपनी गलती को सुधारेंगे। छी, वो बदतमीज बच्चा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। नारुतो के क्लोनों को काम पर जाते देख ओरोचिमारू ने गुस्से में बड़बड़ाया। ओरोचिमारू ने खुद को कोसते हुए कहा कि उसने गारा के साथ उस मुकाबले को इतना लंबा चलने क्यों दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बच्चे को इतने ऊंचे दर्जे का फुइंजुत्सु आता होगा। उसने तो उनके गुप्त हथियार को पूरी तरह से बेकार कर दिया था। उसने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा में खो जाने पर खुद को कोसा। अब एक बार फिर एक बदतमीज गोरा लड़का उसकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में खड़ा था। हा, नारुतो कुन को लोगों की योजनाओं को सबसे बुरे तरीके से पूरी तरह से बिगाड़ने की बुरी आदत है। यह उसकी एक खास प्रतिभा है। इसने मुझे अनगिनत सिरदर्द दिए हैं, लेकिन अब जब मैं इसका शिकार नहीं हूं तो मुझे समझ आता है कि यह कितना मजेदार हो सकता है। सैंडाई में खिलखिलाकर हंसे। ओरोचिमारू ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाईं, फिर खुद को संभाला। उसके पास अभी और भी योजनाएं थीं और अगर वह अपने पुराने गुरु को यहीं मार देता तो उसके उद्देश्य पूरे हो जाते। कुकुकु, ये सब तो ठीक है सेंसेई, लेकिन आपके पास इससे भी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ओरोचिमारू ने ताना मारते हुए कई हस्त मुद्राएं बनाईं। हिरुज़ेन ने पहल करते हुए देखा और ओरोचिमारू पर मुट्ठी भर कुनाई फेंक दी, फिर खुद भी हाथ के इशारे करने लगा।
हालांकि उसकी कुनाई की श्रृंखला छोटी थी, इसलिए उसने पहले ही वार कर दिया। शूरिकेन केज बुनशिन नो जुत्सु। शूरिकेन की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और वे सीधे ओरोचिमारू की ओर बढ़ने लगे, जिसने अपने हाथ के संकेतों की श्रृंखला पूरी कर ली थी और अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई थी। कुचियों से एडो टेंसी। सैंडाइमे का चेहरा खौफ से भर गया जब उसने देखा कि 3 ताबूत जमीन से उठकर शूरिकेन को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वह जानता था कि उसे कम से कम तीसरे को तो रोकना ही होगा। उसने एकाग्रता से पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला और राहत की सांस लेते हुए तीसरा ताबूत वापस जमीन में धंस गया। ओरोचिमारू, तुमने ये क्या किया? उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कुकुकू, मैंने तो बस यही सोचा था कि अपने पुराने शिक्षकों से दोबारा मिलकर आप खुश हो जाएंगे, सरुतोबी सेंसेई। उसने ताना मारा। जैसे ही ताबूत के ढक्कन गिरे, शोदाइमे होकागे, सेंजू हाशिरामा और निदाइमे होकागे, सेंजू तोबिरामा बाहर निकले। बहुत समय हो गया है, सारू, हाशिरामा ने कहा। अरे, आप हैं? आप तो बूढ़े हो गए हैं, सरुतोबी। तोबिरामा ने आगे कहा। मुझे आप दोनों को इस रूप में देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, हिरुज़ेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। शोदाइमे, निदाइमे, कृपया तैयार हो जाइए। तोबिरामा ने चारों ओर देखा और तभी उसे उनके पीछे ओरोचिमारू दिखाई दिया। अदो तेंसेई, है ना? तो इस लड़के ने हमें एक निषिद्ध तकनीक से बुलाया? कमाल का लड़का है, उसने कहा। अगर ऐसा है, सरुतोबी, तो हमें तुमसे लड़ना होगा। हाशिरामा ने चेतावनी दी। बुजुर्गों, ये फालतू की बातें बंद करो और चलो शुरू करते हैं। ओरोचिमारू ने शोदाइमे और निदाइमे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसके दोनों हाथों में कुनाई थी, जिन पर छल्ले पर एक अजीब सा टैग लगा था। वो उन कुनाई को उनके सिर में घुसाने ही वाला था कि तभी दोनों पूर्व होकागे के शरीर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। वहां बस धुएं के कुछ बादल ही बचे थे। क्या? ओरोचिमारू गुस्से से चिल्लाया। बचे हुए धुएं को देखकर सैंडाइम को ठीक ठीक पता चल गया कि क्या हुआ था और किसने किया था। वो जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसका पूर्व छात्र बेहद नाराज हो गया। लगता है मुझे एक बार फिर तुम्हारा एहसानमंद होना पड़ेगा, नारुतो-कुन। सच में, जब जरूरत पड़ती है तो तुम इस बूढ़े आदमी का साथ देते हो। मुझे लगता है कि अब मैं शायद बच जाऊंगा। धन्यवाद, नारुतो-कुन। हिरुज़ेन ने ये सोचते हुए अपने अभी भी गुस्से से भरे पूर्व छात्र की ओर धावा बोला और उसे मिले मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए उस पर टूट पड़ा। और इस तरह संबंधित सेनाओं के नेताओं के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। दृश्य परिवर्तन। इसी बीच असली नारुतो एक बेहद दिलचस्प जगह की ओर बढ़ रहा था। ये कोनोहा के ठीक बाहर एक छोटा सा खुला मैदान था। यहाँ वह दुश्मन के खुफिया अधिकारियों को भागदौड़ करते और पैदल सैनिकों के लिए यातायात का निर्देशन कर रहे कमांडिंग अधिकारियों को देख सकता था। ये वे लोग थे जो अपने शिनोबी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ प्राथमिकता वाले लक्ष्यों का चयन भी करते थे। उसने उनमें से कुछ कोनोहा एएनबीयू को भी सादे मुखौटे पहने देखा। ये देखकर वो मुस्कुराया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वे किस डिवीजन का हिस्सा हैं और उन्हें यहाँ किसने भेजा है। लगता है बुढ़ापे में वो बूढ़ा युद्धोन्मादी अधीर हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा कर देगा। इस बूढ़े को तो खूब मजा आएगा। नारुतो ने चुपके से अपने पास रखे कैमरे से उस दृश्य की कुछ तस्वीरें खींचते हुए सोचा। उसने दुश्मन सेनापतियों के साथ कोनोहा निंजा को भी तस्वीर में शामिल करना सुनिश्चित किया। कुल मिलाकर रूट एजेंटों समेत लगभग 20 लोग थे। उनमें से 6 सुनानिन थे और बाकी 10 ओटोनिन थे। एक सामान्य व्यक्ति तो घटनास्थल से भाग जाता और किसी वरिष्ठ अधिकारी को बुला लेता। इतना ही नहीं, गद्दारों के मुखिया की राजनीतिक शक्ति भी कम नहीं थी। लेकिन नारुतो सामान्य से बिल्कुल अलग था। वह न तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने से डरता था और न ही किसी बूढ़े, कमजोर आदमी से, जो शायद अब कुछ कर भी नहीं पाता था। वह जानता था कि अगर नहीं, जब वह आक्रमणकारी सेना के बाकी सैनिकों से संपर्क तोड़ देगा, तो वे इधर उधर बेकाबू होकर भागेंगे। इससे बाकी कोनोहा निन का काम बहुत आसान हो जाएगा। वह जानता था कि वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकता, खासकर रूट एजेंटों को। यह उसके लिए उस कुख्यात मोहर को देखने का सुनहरा मौका था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सभी रूट एजेंटों की जीभ पर लगी होती है और उन्हें अपने संगठन और नेता के बारे में जानकारी देने से रोकती है। अपने छोटे से जासूसी नेटवर्क के जरिए उसने उस मोहर के बारे में इधर उधर से कुछ जानकारी जुटाई थी और तब से वह उत्सुक था। उसके अंदर मौजूद उज़ुमकी खून उसे इसे नज़रअंदाज नहीं करने दे रहा था। इतना ही नहीं, डांजो लंबे समय से सैंडाइम के लिए कांटा बना हुआ था, जिसका मतलब है कि वह आगे चलकर नारुतो के लिए भी कांटा बनेगा। वह बूढ़े आदमी के प्रति श्रेष्ठता और हीनता की भावना से ग्रस्त एक उकसाने वाला व्यक्ति था। इस मामले में वह काफी हद तक सासुके जैसा था। यही वजह थी कि वह नारुतो की दुश्मन सूची में सबसे ऊपर था। लेकिन ऐसा लगता है कि कोनोहा परिषद के आम नागरिकों को यह भ्रम था कि उनके पास वास्तव में सत्ता है, और इसी के पीछे वही व्यक्ति था, क्योंकि वह पर्दे के पीछे से उन्हें एकजुट कर रहा था। इसी वजह से नारुतो को इस मोहर को तोड़ने की और भी प्रेरणा मिली।
उसे यकीन नहीं था कि वह उस बूढ़े बदमाश के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटा पाएगा जिससे उसे फांसी दी जा सके, लेकिन अगर वह उसकी जिंदगी को थोड़ा सा भी मुश्किल बना पाता तो नारुतो के लिए यह एक जीत होती। बिना सोचे समझे 4 साई के क्लोन चुपचाप प्रकट हो गए। उसने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया और वे वहीं से गायब हो गए। उसने मन ही मन मुस्कुरा दिया। यह उसके लिए कर्मों का फल था, क्योंकि वह गांव को अस्थिर करने के लिए उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला था। वह जानता था कि अगर वह चाहता तो चुपके से उन्हें मार सकता था, लेकिन आज उसका मन मौज मस्ती करने का था। और तो और, अगर वह उन्हें उकसाता तो ये घमंडी बदमाश अपने इरादों के बारे में डींगे हाँकने लगते। इसलिए उसने चुपके से काम करने का विचार छोड़ दिया और वही किया जो वह हमेशा करता था। उनके घर का दरवाजा तोड़कर जितना हो सके उतनी अराजकता फैलाई। निन्पो शिशी इंजन, एक पारदर्शी बैंगनी रंग के बक्से ने उस खुले मैदान को घेर रखा था, ठीक उसी तरह के बक्से में जिसमें होकागे इस समय फंसे हुए थे। क्या क्या चल रहा है? परिधि की जांच करो, स्रोत का पता लगाओ। अगर हम कम से कम एक जादूगर को मार गिराते हैं तो जुत्सु विफल हो जाएगा, एक समझदार कमांडर ने जोर से कहा। अरे अरे, इतने तनावपूर्ण हालात में भी आपने कमाल का सोचा। सच कहूं तो हिरोशी-सान, मैं आपकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हूं, नारुतो ने अपनी स्थिति बताते हुए धीरे से कहा। वह आराम से पेड़ की डाल पर बैठा था, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखे हुए और ठुड्डी हथेली पर टिकी हुई थी। हथेली का सहारा उसका पैर था। उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं और वह तनावग्रस्त दुश्मन शिनोबी को घूर रहा था। आखिर हिरोशी कौन है? कभी शांत रहने वाले कमांडर ने पलटवार किया। क्या आप वो हिरोशी-सान तो नहीं हैं जो पहले यहाँ की पालतू जानवरों की दुकान चलाते थे? नारुतो ने पूछा। उसने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने का अंदाज अपनाया और आंखें थोड़ी सिकोड़कर उस आदमी को घूरने लगा। हाँ, आपके बाल काफी झड़ गए हैं, आपका पेट पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा है और चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ही असली हिरोशी-सान हैं। उसने ये कहते हुए समझदारी से सिर हिलाया जैसे कि यह बात पहले से ही तय हो। तुम छोटे बदमाश, मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाए हिरोशी-सान, मैं तो बस आपसे खरीदा हुआ ये पट्टा और रस्सी लौटाने आया हूँ। ये खराब निकला और मेरी प्रेमिका कहती है कि इससे उसकी गर्दन में खुजली होती है। क्या मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं? नारुतो ने कुत्ते का पट्टा और उससे जुड़ी रस्सी दिखाते हुए पूछा। तुम? दुश्मन कमांडर गुस्से से बोला। उसे साफ पता था कि नारुतो उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन आखिरकार उसने खुद पर काबू पा लिया और नारुतो पर मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ आकर तुमने गलती की है। तुमने खुद को हमारे बीच फंसा लिया है। अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। साथियों, हमारे इस छोटे दोस्त को सबक सिखाओ, लेकिन उसे जिंदा रखना, मैं ही उसे मारूंगा। उस आदमी ने क्रूर मुस्कान के साथ आदेश दिया। नारुतो कार्यवाही को लेकर ऊबा हुआ सा दिख रहा था, जिससे मैदान में मौजूद लोग और भी घबरा गए। हालांकि वह चारों रूट एजेंटों पर पैनी नजर रखे हुए था। वह जानता था कि इस स्थिति में वे क्या करने वाले हैं। वे आक्रमण में अपनी संलिप्तता को जनता के सामने उजागर नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि इससे उनके नेता पर भी आरोप लग सकता था। भले ही डांजो को दोषी ठहराने का कोई ठोस सबूत न हो, लेकिन सैंडाइम इतना समझदार है कि वह जानता है कि इसमें उसका हाथ है। वे नारुतो को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और यह भी कि उनके नेता ने गांव के जिंचुरिकी के रूप में उसके लिए अपनी योजनाएं बना रखी थीं। उनके पास एकमात्र विकल्प यही था कि उसे अक्षम कर दिया जाए और उसे अपने अड्डे पर ले जाकर इस तरह से पुनः प्रशिक्षित किया जाए जिससे उनके नेता को फायदा हो और इसे युद्ध में हुई मौत के रूप में दिखाया जाए। नारुतो ने उन्हें शांत मुस्कान दी और शिकारी निगाहों से उन्हें घूरा। उन्होंने सोचा था कि बच्चा होने के कारण वे उसे आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन वे बुरी तरह गलत थे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, नारुतो ने उनमें से 5 पर मुट्ठी भर शूरिकेन फेंके और फिर तेजी से हाथ की मुद्राएं बनाईं। शूरिकेन केज बुनशिन नो जुत्सु। मुट्ठी भर शूरिकेन की संख्या बढ़कर सैकड़ों हो गई। इतने अधिक शूरिकेन थे कि सैनिकों के लिए उन्हें चकमा देना असंभव हो गया और उनमें से कई उनके शरीर में धंस गए। ये जानलेवा तो नहीं था, लेकिन दर्दनाक जरूर था। उसे संदेह था कि वे पूरी ताकत से लड़ पाएंगे या नहीं, जबकि हमले का उद्देश्य ही पूरी ताकत से लड़ना था। तुम बेवकूफ लोग क्या ढूंढ रहे हो? उस पर हमला करो, नेता ने आग्रह किया। 2 ओटो निन और 1 सुना निन कुनाई हाथ में लिए उस पर झपटे। 4 अन्य हमलावरों के ठीक पीछे तैनात हो गए और हाथ के इशारे करने लगे। नारुतो ने सुस्त मुस्कान बिखेरी और अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ते हुए हमलावर शिनोबी से कुछ मीटर आगे झुक गया। उसने सबसे नजदीकी शिनोबी के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। दूसरे शिनोबी को एक अपरकट लगा जिससे उसकी जीभ कट गई और वह जमीन से ऊपर उठ गया। कुछ सेकंड तक हवा में लटके रहने के दौरान, जब उसका मुंह खून से भर गया, नारुतो ने उसकी कमर पर जोरदार राउंडहाउस किक मारी। लात की ताकत से उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और उसका शरीर जमीन पर घिसटता चला गया।
आखिरी शिनोबी ने नारुतो का ध्यान बाकी दो पर होने का फायदा उठाने की कोशिश की और उसकी पीठ में कुनाई घोंप दी। दुर्भाग्य से यह उसके लिए उतना कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि नारुतो ने आखिरी क्षण में अपने शरीर को घुमाकर उसकी बाह को हवा में से आर पार कर दिया। नारुतो ने फिर उस बाह को पकड़ लिया। उसकी पीठ अभी भी उस आदमी की ओर थी और लापरवाही से उसकी कलाई तोड़ दी। उस आदमी की चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। नारुतो ने फिर उसे घुमाया और उसके कानों पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो और भी ज्यादा भ्रमित हो गया। कार्टून गोकाक्यू नो जुत्सु फूटॉन डेटॉपर। नारुतो ने सुना कि पहले वाले चारों ने अपने जुत्सु का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उनमें से दो ने गोकाक्यू नो जुत्सु का प्रयोग किया, जो हवा में उड़ते हुए आपस में मिल गया। बाकी दो ने पहले से ही प्रभावशाली अग्निगोले को दाइतोप्पा नो जुत्सु से और भी शक्तिशाली बना दिया। नारुतो ने एक पल रुककर इस बेजोड़ सहयोग वाले जुत्सु की प्रशंसा की। यह वाकई एक अद्भुत नज़ारा था। उसने सोचा भी नहीं था कि आम सैनिक इतना अच्छा जुत्सु दिखा सकते हैं। हालांकि उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी बेहोश किए गए शिनोबी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसकी चीखें एक बार फिर मैदान में गूंज उठीं और उसके मांस के जलने की आवाज के साथ साथ उसकी सड़ी हुई बदबू भी सुनाई दे रही थी। नारुतो ने अपनी कला का प्रदर्शन देखने का इंतजार किए बिना शुनशिन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उन जुत्सु करने वालों के पास पहुंच गया। उनके साथी के उनके जुत्सु से जलकर राख हो जाने से वे अभी भी थोड़े स्तब्ध थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी रही। नारुतो ने फुतोन चक्र से अपनी कुनाई को शक्ति प्रदान की और उनमें से एक पर फेंकते ही उसके दिमाग में छेद कर दिया। बाकी तीनों तुरंत सदमे से बाहर आए और ताइजुत्सु की लड़ाई के लिए उस पर टूट पड़े। नारुतो भी उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसके मुंह और पैर हवा में लहराते हुए उन तीनों से भिड़ गए। वो वार रोकते और चकमा देते हुए जब भी उन्हें उनकी सुरक्षा में कोई मौका मिलता, उन पर हमला कर देता। उसने अपनी असाधारण शक्ति और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उनके अधिकांश वारों को चकमा दिया और खुद भी वार किए। वो समझ गया था कि वे थोड़े थक रहे हैं। पहले इस्तेमाल किए गए उन शक्तिशाली जुत्सु से होने वाली थकान और उसकी सहनशक्ति का मुकाबला करने की कोशिश करना उनके लिए हमेशा एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वो उन्हें खत्म करने वाला था, उसे पीछे से पकड़ लिया गया और पूरी तरह जकड़ लिया गया। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि यह वही आदमी था जिसे उसने सबसे पहले लात मारकर दूर भगाया था। शाबाश, इसे थोड़ा काट डालो। इस बदमाश को सबक सिखाने की जरूरत है, नेता ने आदेश दिया। वो अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था और रूट शिन भी बस देखता रहा। जिन तीनों से वह लड़ रहा था, उनमें से प्रत्येक ने एक एक कुनाई निकाल ली, अपने आदेशों का पालन करने के इरादे से, क्योंकि उसे पकड़ने वाले ने अपनी पकड़ और कस दी थी। जैसे ही वे करीब आए, नारुतो ने उन्हें एक नर्म मुस्कान दी और दो शब्द कहे, बुनशिन दाइबाकुहा। उसका शरीर सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा और फिर वह हिंसक रूप से फट गया। उसे पकड़े हुए शिनोबी को हमले का सबसे अधिक आघात लगा, क्योंकि उसका शरीर खून के टुकड़ों में बिखर गया। बाकी तीनों को भी गंभीर चोटें आईं, लेकिन वे घातक प्रभावों से बचने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी यह सौभाग्यपूर्णता अधिक देर तक नहीं टिकी, क्योंकि 3 फोटोन से लैस कुनाई उनके सिर में घुस गईं। नेता ने मैदान में चारों ओर देखा तो पाया कि नारुतो अभी भी उसी स्थान पर बैठा है, बस इस बार एक अलग पेड़ पर। वो उसी शांत भाव से हवा में कुनाई उछाल रहा था। इससे पहले कि नेता कुछ कह पाता, नारुतो ने अपनी उछाली हुई कुनाई को बाईं ओर झटका दिया और जमीन पर लेटे हुए शिनोबी को मार डाला। यह वही शिनोबी था जिसकी पसलियां उसने तोड़ी थीं। नारुतो ने अपना ध्यान वापस नेता की ओर मोड़ा। अब उनमें से केवल 13 ही बचे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि नेता या रूट एजेंट जल्द ही कहीं जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए अब केवल 8 और बचे थे। तुम, नेता गुर्राया, उसके माथे की नसें बुरी तरह फड़क रही थीं। अरे अरे, आपको शांत हो जाना चाहिए, हिरोशी-सान। आपकी उम्र के आदमी के लिए इतना तनाव ठीक नहीं है। आपको ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है। अगर शिजुका-चान को कुछ हो गया तो वो बहुत दुखी होगी। नारुतो ने चेतावनी दी, हालांकि उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। नेता प्रतिक्रिया देना चाहता था, वो उस बदतमीज बच्चे पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि नारुतो यही चाहता था। वो उससे कोई प्रतिक्रिया चाहता था, वो उसे भड़काना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि ऐसा हो रहा है, फिर भी इसके असर को रोकना मुश्किल था। उसने अपने बाकी साथियों को हमला करने का इशारा किया, इस उम्मीद में कि वे उसके सामने खड़े उस बदतमीज बच्चे को हटा देंगे। नारुतो ने उन 8 को अपनी ओर आते देखा और फैसला किया कि वह उन सबको एक ही बार में खत्म कर देगा। अगर कोई बच भी गया तो वह उसे भी मार गिराएगा। उसने उनके बगल में साफ झील देखी और उसका फायदा उठाने का फैसला किया। जैसे ही वे लोग उसकी ओर दौड़े, उसने 23 हस्त मुद्राओं की एक श्रृंखला इतनी तेजी से बनाई कि उनकी आंखें भी उसे देख नहीं पाईं। उनके मन में भय का भाव पैदा हो गया, जो जुत्सु के इस्तेमाल की आवाज़ सुनकर और भी पुख्ता हो गया। सुइटन दाइबाकुफु नो जुत्सु।
पानी का एक विशाल, उग्र और तेज बहाव उन पर टूट पड़ा। जुत्सु की प्रकृति में संघर्ष करते हुए उनकी हड्डियां टूट गईं और फेफड़ों में पानी भर गया। अपने विशाल चक्रा भंडार के कारण नारुतो इस तकनीक को सामान्य से कहीं अधिक समय तक, या यूं कहें कि संभव से कहीं अधिक समय तक, बिना अपने चक्रा भंडार को अधिक खर्च किए धारण कर सकता था। उसने इसे कुछ और सेकंड तक धारण किया और फिर छोड़ दिया, जिससे पानी का बहाव शांत हो गया। अपनी तीव्र इंद्रियों का उपयोग करते हुए वह उनमें से कम 3 की हल्की धड़कनें सुन सका। उसे आश्चर्य हुआ कि वे वास्तव में इससे बच गए थे। हालांकि उसने इस बात को भुला दिया क्योंकि उन सभी के सिर पर कुनाई से वार किया गया था। नारुतो ने एक बार फिर अपना ध्यान नेता की ओर मोड़ा, जो अभी भी पेड़ की शाखा पर बैठा था। और फिर हम 5 रह गए, नारुतो ने धीमी आवाज में कहा। जो कुछ हुआ उसे देखकर नेता बुरी तरह पसीना बहाने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह लड़का इतना खतरनाक होगा। 20 लोगों के सामने तो सिर्फ एक लड़का था। ये तो आसान होना चाहिए था। इस समय वह अपने जीवन के फैसलों पर गंभीरता से पुनर्विचार कर रहा था। तुम किस तरह के राक्षस हो? उसने गुस्से से कहा। नारुतो ने बदले में उसे एक नर्म मुस्कान दी। सबसे बेहतरीन किस्म का। ये आखिरी शब्द थे जो उस आदमी ने सुने जब उसका सिर उसके कंधों से अलग हो गया। नारुतो ने बस अपनी भौहें उठाईं जब रूट के एक एजेंट ने, जिसे नारुतो ने डिकफेस #1 कहना शुरू किया था, उसके टेंटो से खून पोंछा। तुमने ऐसा नहीं किया। हिरोशी-सान और मैं आराम से बातें कर रहे थे, उसने डांटते हुए कहा, लेकिन उसके विरोधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस खाली चेहरे बनाकर उसे घूरते रहे। नारुतो ने झुंझलाहट में आह भरी। तुम लोग बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। अगर डांजो दिन भर तुम जैसे 3 मस्खरों से घिरा रहता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह बूढ़ा और सनकी हो गया है। इससे चारों चौंक उठे और फिर संभल गए। ये देखकर नारुतो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पेड़ से पैर पटका और चुपचाप अपने पैरों पर खड़ा होकर खुले मैदान के बीचों बीच चला गया। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुम तीनों शायद मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे ताकि तुम्हारा प्यारा डांजो समा मुझे एक ऐसा हथियार बना सके जिससे वो कोनोहा पर कब्जा कर सके और एलिमेंटल नेशंस को जीत सके। या कुछ ऐसा ही बकवास, है ना? उसने धीमी आवाज में कहा। उनके शरीर एक बार फिर कांप उठे, इस बार थोड़ा और जोर से। मुझे उन अजीब बूढ़े आदमियों से दूर रहने को कहा गया था जिनकी मुझमें अस्वस्थ रुचि है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे शक है कि यह तुम्हें रोक पाएगा। दुर्भाग्य से मुझे कहीं जाना है और लोगों से मिलना है। तो चलो शुरू करते हैं, नारुतो ने उन पर 3 कुनाई फेंकने से पहले कहा। चारों एक दूसरे से अलग होकर उसके चारों ओर जमा हो गए। हर किसी के हाथ में एक तांतो था। नारुतो ने बेनहिमे को मुक्त किया और तैयार मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने फुर्ती से अपनी तलवार उठाकर अपनी पीठ पर आ रहे वार को रोका। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने हमलावर को धक्का दिया और साथ ही दूसरे हमलावर पर लात मारी जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। बाकी दोनों ने भी एक साथ अपनी तलवारें उस पर बरसाईं, उसे जान से मारने की कोशिश में। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह हवा में उछला और साथ ही अपने शरीर को इस तरह मोड़ा कि तलवारें उसके किमोनो को हल्के से छूकर निकल गईं। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। हवा में गिरते हुए उसने अपना एक हाथ जमीन पर टिकाया और ऊपर की ओर लात मारी। उसके बूट के तलवे दोनों हमलावरों की ठोड़ी पर लगे और वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अपने हाथ से खुद को जमीन से ऊपर उठाया। ठीक उसी समय एक तलवार उस जगह से गुजरी जहां वह पहले था। वह अपने पैरों पर उतरा और फुर्ती से घूमकर बाईं ओर वार किया, जिससे उस हमलावर का खून निकल आया जो उस पर छुपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर के एक तरफ गहरा घाव था। उसने उस आदमी को लात मारकर दूर धकेल दिया और लात मारते समय जानबूझकर अपना जूता घाव पर मारा। जैसे ही वह आदमी पीछे हटा, दूसरा आदमी हमला करने के लिए आगे आया। नारुतो ने उसे डिकफेस नंबर 1 के रूप में पहचान लिया। नारुतो ने अपनी असाधारण फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वार से खुद को बचाया और फिर उस आदमी की छाती पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और खांसने लगा। नारुतो को इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसने अपनी ओर तेजी से आती हुई एक विशाल अग्नि गोली देखी। उसने अपनी तलवार पर सुइटोन चक्र की एक पतली परत चढ़ाई और अग्नि गोली को 2 हिस्सों में काट दिया। आग और पानी की प्रतिक्रिया से हवा में भाप उड़ने लगी। चारों उठ खड़े हुए और फिर से संगठित होकर चुपचाप नारुतो का पीछा करने लगे। नारुतो समझ गया था कि यह लड़ाई व्यर्थ जा रही है, क्योंकि वे बेशक कुशल थे, लेकिन उनकी चालें बहुत ही मशीनी और अनुमान लगाने योग्य थीं। नारुतो उन्हें दूर से ही पहचान सकता था। उनमें कोई रचनात्मकता या तात्कालिकता नहीं थी। वे अनुमानित आक्रमण पैटर्न में चलते थे और सरल रणनीति अपनाते थे। नारुतो के मन में ये बात और पक्की हो गई कि डांजो एक नंबर का मूर्ख है। अगर वह चाहता है कि कोनोहा में सिर्फ ऐसे ही शिनोबी हों, तो इवा और कुमो उन्हें बुरी तरह हरा देते। कोनोहा ने इतने सारे युद्ध संख्या के कारण नहीं, बल्कि गुणवत्ता के कारण जीते थे।
उनके व्यक्तिगत शिनोबी की गुणवत्ता और चतुराई दुश्मन गांवों के शिनोबी बटालियनों को भी मात देने के लिए काफ़ी थी। अगर डांजो को लगता है कि ये भावहीन रोबोट हाताके साकुमो, सानिन या नामिकाजे मिनातो जैसे लोगों की जगह ले सकते हैं, तो उसे तुरंत किसी चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। नारुतो ने फैसला किया कि यह बहुत लंबा चल चुका है। उसने एक हाथ से एक मुद्रा बनाई, निन्पो किरिगाकुरे नो जुत्सु। मैदान में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे नारुतो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी उन्नत इंद्रिय क्षमताओं ने उसे कोहरे को भेदने में सक्षम बनाया। उसने देखा कि रूट के एजेंट अनिश्चितता से इधर उधर देख रहे थे। उसने अपनी घातक इच्छाशक्ति को तीव्र किया, जिससे वह मैदान में फैल गई और चारों को एक झटके से सिहरन हुई। वो चुपचाप और तेजी से अपने पहले लक्ष्य के पीछे पहुंचा और अपनी कुनाई उसकी गर्दन में घोंप दी। वह आदमी खून से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर बाकी तीनों का ध्यान उस ओर गया। जैसे ही उन्होंने आवाज़ की तरफ देखा, नारुतो चुपके से उनमें से एक के पीछे आया और उसे गला दबाकर पकड़ लिया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसे ज्यादा मौका नहीं दिया और बड़ी आसानी से उसकी गर्दन तोड़ दी। एक बार फिर बचे हुए दोनों उस ओर मुड़े जहां से उन्हें किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। वे सतर्क हो गए, ये जानते हुए कि नारुतो किसी भी क्षण उन पर हमला कर सकता है। डर धीरे धीरे हावी होने लगा। उनका जानवरों की तरह पीछा किया जा रहा था और उनकी अविकसित भावनात्मक स्थिति के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस बारे में कैसा महसूस करें। 1 मिनट बीत गया और कुछ नहीं हुआ। डर हावी होने लगा था, क्योंकि इस समय उन दोनों को बस यही समझ आ रहा था। इस राक्षस से जो वे महसूस कर रहे थे, उसे कोई और भावना बयान नहीं कर सकती थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उनमें से एक को बीचों बीच चीर दिया, जिससे उसके शरीर के दोनों हिस्से जमीन पर गिर पड़े। हवा के झोंके ने धुंध को भी उड़ा दिया, जिससे आखिरी सदस्य को अपने सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा नारुतो दिखाई दिया। दुश्मन की इतनी नज़दीकी देखकर वह सहज ही पीछे हट गया। उसने अपनी तलवार लहराई और कम से कम लड़ते हुए मरने का इरादा किया। नारुतो ने एक बार फिर एक हाथ से बनी मुद्रा बनाई। वह आदमी उसे किरिगाकुरे नो जुत्सु को दोबारा सक्रिय नहीं करने देगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह वहीं जम गया, अपने शरीर की एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ। उसकी निगाहें सामने खड़े नारुतो पर टिकी थीं, क्योंकि वह कहीं और देख ही नहीं पा रहा था। पैरालिसिस सील, नारुतो ने शांत मुस्कान के साथ समझाया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मिस्टर रूट एनबू। तुमने एक उजुमकी को तुम्हें छूने दिया। मुझे लगा था कि डांजो ने तुम्हें बेहतर सिखाया होगा। नारुतो ने अपने चेहरे पर वही चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए कहा। हालांकि उसे कोई भावनाएं नहीं रखनी चाहिए थीं, फिर भी वो आदमी उस लड़के से नफरत करने लगा था। उसे याद आया जब उसने उस गोरे लड़के को उसे छूने दिया था। उसे याद आया जब उसने उसकी छाती पर हथेली से वार किया था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और हमले को झटक दिया। उसे तो अपने ऊपर मोहर लगने का भी एहसास नहीं हुआ। नारुतो आगे बढ़ा और एहतियात के तौर पर उस आदमी के शरीर पर और अधिक पक्षाघात की मोहरें लगा दीं। उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर उस आदमी का मुखौटा उतार दिया, जिससे एक साधारण सा चेहरा सामने आया। भूरे बाल, भूरी आंखें, कोई विशिष्ट पहचान नहीं। एक बार फिर, हालांकि उसे भावनाएं महसूस करने की क्षमता नहीं थी, उसके सामने खड़ी गोरी लड़की में मानो उसके भीतर सबसे आदिम भावनाओं को जगाने की क्षमता थी। यही कारण था कि जब उसके दुश्मन ने अपना मुंह खोलकर जीभ बाहर निकाली, तो उसके शांत चेहरे पर फैली खौफनाक मुस्कान देखकर उसे घोर भय के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ। अब चलिए, इसके अंदर झांक कर देखते हैं। खुले मैदान की खामोशी में जो कुछ सुनाई दे रहा था, वो एक ऐसे व्यक्ति की दर्द भरी चीखें थीं जो मौत की कामना कर रहा था। दृश्य परिवर्तन। होकागे और ओरोचिमारू के बीच भयंकर युद्ध जारी था, और बूढ़े नेता को एहसास हो गया था कि वह हार रहे हैं। ये धीरे धीरे एक थका देने वाला युद्ध बनता जा रहा था और उनका बूढ़ा शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उनके पास इसका उपाय था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर इसका मतलब अपनी गलती को मिटाना था, तो वह खुशी खुशी कीमत चुकाने को तैयार थे। जब वो वहां खड़ी गहरी सांसें ले रही थी और ओरोचिमारू के ताने सुन रही थी, तभी होकागे ने हस्त मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिंजुत्सु, शिकीफुजिन। हिरुज़ेन के पीछे शिनिगामी का भयानक रूप प्रकट हुआ और फिर उसने अपना हाथ उसमें धंसा दिया, जिससे वह हाथ उसके शरीर से होकर गुजरा और घबराए हुए ओरोचिमारू को भेद दिया, जो अब शिनिगामी को देख सकता था क्योंकि उसका हाथ उसके पेट में धंसा हुआ था। अरे असहनीय बूढ़े बंदर, मर क्यों नहीं जाते? ओरोचिमारू गुस्से से भड़क उठा और अपनी बची हुई सारी ताकत से कुसांगी से सैंडाइमे को घायल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे शिनिगामी को दूर रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता लगानी पड़ी। वो संघर्ष कर रहा था। उसे असहनीय दर्द हो रहा था।
फिर भी उसे डटे रहना था, क्योंकि वह सैंडाइमे की ताकत को कमज़ोर होते देख सकता था। वो इसे ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता था। लगता है मुझमें तुम्हारी पूरी आत्मा को बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म होती है। जुत्सु में खुद को डुबोने के लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हारे सारे जुत्सु छीन लूंगा। सैंडाइमे ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर ओरोचिमारू की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला, इससे पहले कि शिनिगामी ने उसे अपनी तलवार से काट डाला। FUN हिरुज़ेन ने उस तकनीक को पूरा किया जिससे ओरोचिमारू की आत्मा का वह हिस्सा उसके भीतर समाहित हो गया और हमेशा के लिए उसकी भुजाओं का उपयोग करने की क्षमता छीन ली गई। ओरोचिमारू ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी भुजाएं धूसर हो रही थीं और उनमें कोई संवेदना नहीं बची थी। उसने देखा कि सैंडाइमे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जो थकावट से बेहोश हो गया था। अपने पूर्व गुरु द्वारा किए गए कृत्य के परिणाम अब उसे इतने करीब महसूस हो रहे थे कि उसे अपनी मृत्यु का इतना गहरा आभास कभी नहीं हुआ था। उसे यहाँ से शीघ्र निकलना था। उसने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया, जिन्होंने सुरक्षा घेरा हटा दिया और उसे वहां से तुरंत निकाल लिया, ठीक इससे पहले कि कोनोहा निन उन्हें रोक पाते। कोनोहा शिनोबी ने छत पर हुई तबाही का जायजा लिया और फिर संदाइमे के बगल में घुटने टेक दिए। उन्हें सबसे बुरे की आशंका थी। उन्होंने धीरे से अपनी उंगली अपने नेता की गर्दन पर रखी। कुछ देर तक टटोलने के बाद उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नब्ज चल रही है, बहुत धीमी है पर चल रही है। उसे अस्पताल ले जाओ, उस आदमी ने आदेश दिया और बाकी सब हरकत में आ गए। और इस तरह सूना ओटो का आक्रमण अचानक रुक गया। अपने नेता के साथ छोड़ देने के कारण शत्रु सेना के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भारी जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन अंत में कोनोहा का विशाल वृक्ष भयंकर हवा के सामने मजबूती से खड़ा रहा। तो दोस्तों, इस सीरीज का यहीं पे एंड होता है। अगर सारे एपिसोड्स एक साथ चाहिए तो कमेंट करो। और हाँ, बहुत जल्दी एकदम नई सीरीज आ रही है, रेडी रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए और मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।